दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी है घमंड। पूरे 20 साल बाद आ रहे हैं शची और अनंत। इन 20 सालों में कितना कुछ बदल चुका है। वैसे तो घर का हर कोना जैसे शची की यादों को अपने में समेटे हुए है। खुद मीरा भी शची को पूरी तरह भूल नहीं पाई है। क्या कुछ नहीं किया उसने शची के साथ, पर आज उसके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं। बीते दिन बीती बातें याद आती हैं कि काश उसे एक मौका मिला होता शची से माफ़ी मांगने का। शायद माफ़ी न मांग पाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। इसी अपराध बोध के साथ वह अब तक जी रही है कि उसने अपने कटु व्यवहार से शची को कितना कष्ट पहुंचाया। अब इतने वर्षों बाद अनंत भैया सपरिवार आ रहे हैं, वह भी केवल 4 दिन के लिए। उसके बेटे अथर्व की शादी है, बस उसी के लिए आ रहे हैं। उसके विशेष आग्रह पर आंगन में पूजा की सब तैयारी हो चुकी है। अथर्व की हल्दी की रस्म होनी है। सुबह ही कह दिया था उसने कि चाचा चाची आ जाएं, तभी कार्यक्रम शुरू होगा। सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा भी सुबह से घर के कामों में ही लगी है, पर उसका मन स्थिर नहीं। बार बार पुरानी यादें उसे अपनी ओर खींच रही हैं। पंडित जी 2 बार देर होने का संकेत दे चुके हैं। मीरा चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। लगभग आधा घंटा बाद बाहर से आता शोर सुन वह उठकर तेजी से बाहर निकल आई। अनंत और शची से मिलकर सभी भावुक हो रहे थे। कुछ पल वह वहीं खड़ी रही, फिर हाथ पर आंचल लपेटती हुई आगे बढ़ी। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और झुककर उसके पैर छुए। मीरा ने एक नज़र शची पर डाली। अभी भी पहले जैसी ही दिखती है, वही सादगी, वही सिंगार और चेहरे पर फैली वही मुस्कुराहट। उन्हें खाली हाथ देख अम्मा जी ने पूछा, शची तुम लोगों का सामान? अम्मा, हमने होटल में कमरा ले लिया है, सामान वहीं रखा है, अनंत ने जवाब दिया। घर होते हुए होटल में? अमित ने पूछा। अरे नहीं, ठीक है भैया, आइए, कहते हुए अनंत अंदर आ गया। पूजा में देर हो रही है, पंडित जी ने फिर पुकारा। हल्दी की रस्म पूरी की गई। मीरा ने महसूस किया कि अनंत और शची घर का हर कोना निहार अपने कमरे में पहुंच ठिठक गए। वहां तो अथर्व का सामान रखा हुआ था। हल्दी के बाद ही शाम को मेहंदी और महिला संगीत रखा था मीरा ने। रात खाना खाकर अनंत परिवार सहित होटल चला गया। मीरा भी थक गई थी। लेटी तो नींद नहीं आई। अपनी शादी याद आने लगी। कितना घमंड था उसे अपनी सुंदरता पर। सास से अपनी तारीफ सुन वह और गदगद हो जाती। अपनी सुंदरता के आगे उसे सब फीका नजर आता। सुंदरता को आधार बनाकर धीरे धीरे वह सब पर राज करने लगी। अमित भी उसी के आगे पीछे डोलता रहता। घर के सारे काम मीरा अपनी मर्जी से करने लगी। मन होता तो काम करती और नहीं होता तो कमरे में बैठ टीवी देखती रहती या सो जाती। अकेले सास को ही सारा काम करना पड़ता। सास के लाड़ दुलार का गलत फ़ायदा उठाने लगी। फिर बारी आई देवर अनंत के ब्याह की। मीरा अपनी चचेरी बहन से अनंत का ब्याह कराना चाहती थी, लेकिन अनंत ने तो शची को पसंद कर रखा था। सीधी सादी सांवली रंगत, साधारण नैन नक्श वाली शची को देखकर मुंह बनाया था मीरा ने। कहा, ये कैसी लड़की पसंद की है भैया, कोई ढंग की नहीं मिली। क्या कहेंगे लोग? छोड़िए इसे, मेरी चचेरी बहन है ना। मेरे जितनी सुंदर तो नहीं, पर इससे तो सुंदर ही है। बीटेक है, एक बार देख लीजिए चलकर।
एक बहू इतनी गोरी चिट्टी और दूसरी काली, रात दिन का फर्क है बेटा, सोच लो, कहकर अम्मा ने भी समर्थन किया। अम्मा, रंग से क्या होता है, स्वभाव और गुण भी तो देखने चाहिए। मुझे शची पसंद है, उसी से विवाह करूँगा। जिसको ना पसंद हो वो ना आए। अनंत ने अपना निर्णय सुना दिया। मीरा खींच कर रह गई। शादी के बाद शची ने जल्दी ही अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। जितनी शांत थी उतनी ही समझदार, घर के काम में होशियार, जो काम करती पूरे मनोयोग से करती। अनंत के साथ अम्मा भी उसका गुणगान करने लगी। मीरा को अपना वर्चस्व कम होता नजर आने लगा। उसी समय से वह शची को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगी। अक्सर उसके काम में कमियां निकालती, सांवले रंग को लेकर टिप्पणी करती रहती। खुद ही अपनी सुंदरता का बखान कर शची को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। शची उससे कुछ न कह पाती, कभी अकेले में और कभी अनंत के सामने रोकर मन हल्का कर लेती। एक दिन शची 2 सूट और 1 साड़ी खरीद कर लाई। वह अम्मा को दिखा रही थी। अम्मा ने उसकी पसंद पर खुशी जताई, लेकिन मीरा ने टोकते हुए कहा, शची, बुरा मत मानना, ये रंग तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। मेरी बात मानो, तुम ऐसे रंग के कपड़े लिया करो जो तुम्हारी रंगत पर अच्छे लगें। ये सारे रंग तो गोरे लोगों पर ही खिलते हैं। सुनकर शची उदास हो गई। उसने अम्मा की तरफ देखा तो उन्होंने उसे ही चुप कराते हुए कहा, जाने दो, इसकी ऐसे ही बोलने की आदत है। कुछ समय बाद जब शची माँ बनने वाली थी, तब भी मीरा ने अपनी चिढ़ निकालने में कोई कसर ना छोड़ी। वह शची के साथ कहीं भी जाने को तैयार ना होती, यहाँ तक कि अपने दोनों बेटों को भी उससे दूर रखने की कोशिश करती। कहते हैं, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हर व्यक्ति को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। मीरा के साथ भी यही हुआ। उसके बेटे बड़े हुए तो शची के प्रति माँ के बर्ताव को स्वीकार न कर सके। दोनों ही मीरा से नाराज़ रहने लगे। शची का घर का सारा काम करती, उन दोनों का भी ख्याल रखती, इसलिए मीरा के बेटे उसी से दूर रहने लगे। अम्मा भी हर बात शची से कहने लगी। अमित भी शची से हर काम की प्रशंसा करते रहते। मीरा चिढ़ और सुंदरता के गुमान में ही फंसी रह गई। अनंत को ऑफिस में प्रमोशन मिला और कनाडा जाने का मौका। अनंत मीरा के व्यवहार से पहले ही क्षुब्ध था। जाने का फैसला कर लिया। उनके जाने से मीरा बहुत खुश थी। उसे लगा सुंदरता से वह फिर से अपनी साख बना लेगी और सब पर अपना रौब। लेकिन हुआ इसका उल्टा। शची के जाने के बाद अम्मा जितना कर पाती कर देती, बाकी का सारा काम उसी को करना पड़ता। सबके खाने की रुचि अलग थी, अतः अलग अलग खाना नाश्ता बनाते वह झल्ला जाती। तब उसे लगता, पता नहीं शची कैसे कर लेती थी। इतना करने पर भी बेटे या पति अमित कुछ बुरा भला कह देते तो उसे ठेस लगती और तब वह महसूस करती कि उसके बोले कटु शब्दों से शची का दिल भी दुखता होगा। बेटे बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे। वह सबके दिल में शची जैसी जगह न बना पाई। अम्मा उसकी तुलना करते हुए शची के काम की प्रशंसा करने लगती तो वह रो पड़ती। उन पलों में वह समझ पाई कि जो बोया सो पाया कि उक्ति चरितार्थ हो रही है। उसने शची के साथ जैसा किया वैसा ही उसके साथ हो रहा है।
एकाएक नियति ने उसे एक और सजा दी। उसे चेचक निकल आई। बड़े बड़े दानों से चेहरा भर गया। दर्द और तेज बुखार से परेशान हो उठी। बार बार अपने किए की माफ़ी मांगती रही भगवान से। लंबे इलाज के बाद ठीक तो हो गई, पर चेहरे और हाथ पर निशान रह गए। सुंदरता का घमंड चकनाचूर हो गया। उसने कभी शची से अपनापन नहीं दिखाया और आज खुद भी उसी अपनेपन को तरस रही है। इसीलिए अमित से विशेष कहकर उनको बुलाने का आग्रह किया था, ताकि वह अपने कटु व्यवहार की माफ़ी मांग सके उन दोनों से। यही सही मौका है जब वह अपने सुधरने का प्रमाण दे सकती थी। वह समझ चुकी है कि अब ऊपरी सुंदरता से मन की सुंदरता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब उसे कल सुबह का इंतज़ार है, जब वह अनंत और शची से माफ़ी मांगकर प्रायश्चित पूरा कर सकेगी। दोस्तों, मेरे विचार से केवल व्यक्ति की सुंदरता ही उसके व्यक्तित्व का परिचायक नहीं होती, वरन उसकी भाषा, विचार, व्यवहार और आचरण की शुद्धता जैसे गुण भी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपका क्या विचार है? कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।